द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भारत में जंगलों और वन्य जीवों को बचाने के लिए कई कानून हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं। लेकिन हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं, ज़्यादा गहरी कहानी। वे दिखाते हैं कि असली लड़ाई शायद सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि गांवों में, परंपराओं में, लोगों के विश्वास में लड़ी जा रही है। तो आज हम सरकारी योजनाओं से थोड़ा परे जाकर भारत के जंगलों की असली आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले उस शब्द से शुरू करते हैं जो हम सबने सुना तो है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। इन दस्तावेजों को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि ये किसी टीम स्पोर्ट की तरह है। हमारा ध्यान हमेशा बड़े करिश्माई खिलाड़ियों पर जाता है, जैसे बाघ या हाथी, लेकिन असल में मैच तो वो गुमनाम खिलाड़ी जिताते हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, जैसे केंचुए जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, या मधुमक्खियां। क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? आपने इसे बिल्कुल सही समझा है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। हम अक्सर इस जीवन के जाल को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हवा और पानी हमें यूं ही मिल रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, एक क्या कहते हैं, एक जटिल मशीनरी है जिसमें हर छोटे बड़े जीव की अपनी एक भूमिका है। अच्छा। और पौधे, जिन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, वो तो इस मशीनरी का इंजन है। वो सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते हैं और फिर वो एनर्जी की चेन आगे बढ़ती है। बिल्कुल। अगर इस चेन से कुछ कड़ियां भी टूट जाएं, तो पूरी मशीनरी चरमरा सकती है। इसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं है। अच्छा, तो ये तो हुई पूरी दुनिया की बात, पर भारत में ऐसा क्या खास है? मैंने सुना है कि यहाँ के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले ही हैं। अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, उनका लगभग 8% हिस्सा अकेले भारत में है। 8%? हाँ, और ये संख्या करीब 16 लाख बैठती है। 16 लाख? और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ एक अनुमान है। ये बस एक अनुमान है। हाँ, आज भी भारत के जंगलों और समंदरों में ऐसी अनगिनत प्रजातियां हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक खोज भी नहीं पाया है। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन इन स्रोतों में एक चेतावनी भी छिपी हुई लगती है। हाँ, और वो चेतावनी बहुत गंभीर है। इस अद्भुत समृद्धि के साथ एक बड़ा खतरा जुड़ा है। हम अक्सर प्रकृति को वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारी तरक्की की दौड़, हमारा शहरीकरण और पर्यावरण के प्रति हमारी लापरवाही, इसका नतीजा ये है कि हमारी वनस्पति और जीव जंतु यानी हमारी फ्लोरा और फौना आज जबरदस्त तनाव में हैं। कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये ऐसा है जैसे हम उस डाल को ही काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हैं। ठीक है, मतलब जंगल खूबसूरत है, जानवर प्यारे हैं, ये सब तो हम समझते हैं, पर अगर किसी को 2 वक्त की रोटी की चिंता हो तो वो आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसी भारी भरकम बातों की परवाह क्यों करे? ये संरक्षण एक आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि संरक्षण का सीधा संबंध हमारी थाली से है। हमारी थाली से? कैसे? जब हम आनुवंशिक विविधता की बात करते हैं तो इसका मतलब है हर प्रजाति के अंदर मौजूद विभिन्नता। मिसाल के तौर पर भारत में कभी चावल की हजारों किस्में होती थी। अच्छा। हर किस्म की अपनी खासियत थी। कोई सूखा झेल सकती थी, कोई बाढ़ में भी खड़ी रहती थी, किसी में कीड़े नहीं लगते थे। जब हम इस विविधता को बचाते हैं तो हम भविष्य के लिए विकल्प बचाते हैं। मतलब एक तरह का बैकअप। बिल्कुल। कल को अगर जलवायु परिवर्तन के कारण कोई नई बीमारी आती है तो हो सकता है कि चावल की कोई पुरानी जंगली किस्म ही हमें उसका समाधान दे। यह हमारी खाद्य सुरक्षा का बीमा है। ये तो बहुत जरूरी बात है। लेकिन 1960 और 70 के दशक में जब खतरा इतना बढ़ रहा था, शिकार बढ़ रहा था, तो क्या सरकार को इसका अंदाजा था? क्या उस समय कुछ किया नहीं जा रहा था? अंदाजा तो था और चिंता भी बढ़ रही थी। उस दौर के जो संरक्षणवादी थे, उन्होंने सरकार पर बहुत दबाव बनाया कि एक राष्ट्रीय स्तर की योजना की जरूरत है। इसी दबाव का नतीजा था 1972 का भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अच्छा, वो 1972 वाला एक्ट? हाँ, ये एक ऐतिहासिक कानून था। इसने पहली बार पूरे देश के लिए संरक्षित प्रजातियों की एक लिस्ट जारी की जिनके शिकार या व्यापार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। इसी कानून के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना का रास्ता भी साफ हुआ। ये एक मजबूत कानूनी ढाल थी। और इसी कानून के ठीक 1 साल बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। इसके पीछे के जो आंकड़े इन रिपोर्ट्स में दिए गए हैं वे तो सच में होश उड़ाने वाले हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में 55,000 बाघ
और 1973 तक सिर्फ 1827। ये एक राष्ट्रीय शर्म की स्थिति थी। बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो विलुप्त होने की कगार पर था। और वजह साफ थी। एक तो खाल के लिए अंधाधुंध अवैध शिकार, दूसरा इंसानी बस्तियों के बढ़ने से उनके रहने की जगह का सिकुड़ना। और उनका खाना भी कम हो गया होगा। सही पकड़ा। जंगलों से उनकी शिकार जैसे हिरण और जंगली सुअर वो भी खत्म हो रहे थे। तो प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ बाघ को बचाने का अभियान नहीं था। अच्छा। बल्कि ये उस पूरे बायोटाइप यानी उस पूरे जीवंत माहौल को बचाने का प्रयास था जिसमें बाघ रहता है। इसका फलसफा ये था कि अगर आप जंगल के राजा को बचा लेंगे तो पूरा जंगल अपने आप बच जाएगा। बिल्कुल। इसी के तहत कॉर्बेट, सुंदरबन, सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। लेकिन एक आलोचना ये भी तो होती है कि प्रोजेक्ट टाइगर के चक्कर में हमने सिर्फ एक ही जानवर पर सारा ध्यान और पैसा लगा दिया और बाकी वन्य जीवों को नजरअंदाज कर दिया। क्या इसमें कोई दम है? ये एक बहस का मुद्दा रहा है। ये सच है कि शुरुआत में सारा ध्यान बाघ पर ही था, लेकिन समय के साथ ये समझ बनी कि आप सिर्फ एक प्रजाति को अलग से नहीं बचा सकते। आज प्रोजेक्ट टाइगर एक अम्ब्रेला योजना बन गया है। अम्ब्रेला योजना मतलब जब आप बाघ के लिए एक जंगल को सुरक्षित करते हैं तो आप उस जंगल में रहने वाले हजारों दूसरे जीवों को भी सुरक्षा देते हैं। उन नदियों को भी बचाते हैं जो वहां से निकलती हैं, और उस हवा को भी साफ करते हैं। अच्छा, तो भले ही पोस्टर पर बाघ की तस्वीर हो, लेकिन फायदा पूरे इकोसिस्टम को होता है। बिल्कुल सही। ये समझ में आता है। पर इतने विशाल देश में इतने सारे जंगलों का प्रबंधन करना ये तो आसान नहीं होगा। सरकार इन्हें मैनेज कैसे करती है? इन स्रोतों में 3 तरह के वनों का जिक्र है: आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ये बस नाम है या इनका कोई असली मतलब भी है? इनका बहुत गहरा और व्यवहारिक मतलब है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन जंगलों के आसपास रहते हैं। देखिए, आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स ये सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षित? हाँ, देश के आधे से ज्यादा जंगल इसी श्रेणी में है। अगर आप किसी आरक्षित वन के पास रहते हैं तो आपके अधिकार लगभग शून्य होते हैं। आप वहां से सूखी लकड़ी तक नहीं उठा सकते, न ही अपने मवेशी चरा सकते हैं। अच्छा, और संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स? संरक्षित वन में थोड़ी ढील होती है। यहाँ स्थानीय समुदायों को कुछ पारंपरिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे मवेशी चराना या सीमित मात्रा में वन उत्पादों को इकट्ठा करना, जब तक कि उससे जंगल को कोई बड़ा नुकसान ना हो। हाँ, देश का लगभग 1/3 जंगल इस श्रेणी में आता है। और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन, जो ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में है। इन पर सरकार और स्थानीय समुदायों दोनों का मिलाजुला अधिकार होता है। तो ये वर्गीकरण सीधे तौर पर वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर असर डालता है? उनकी आजीविका पर बिल्कुल। अब तक जो कहानी हमने सुनी वो ज्यादातर सरकार, कानूनों और वर्गीकरण की है, लेकिन इन दस्तावेजों का जो दूसरा हिस्सा है वो एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहां संरक्षण की असली ताकत लोगों के हाथों में है। बिल्कुल। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में मिलता है। सरिस्का में? हाँ, वहां जब खनन की वजह से जंगल को खतरा पैदा हुआ तो आसपास के गांव के लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि क्या उन्होंने अपने आंदोलन के लिए उसी 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का हवाला दिया। अरे वाह, मतलब कानून को ही हथियार बना लिया। हाँ, ये अपने आप में एक अनोखी बात थी। आमतौर पर यह कानून सरकार वन्यजीवों को बचाने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ ग्रामीणों ने इसी कानून को एक हथियार बनाकर सरकार के ही एक दूसरे विभाग यानी खनन विभाग के खिलाफ इस्तेमाल किया। कमाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि बाघ का घर बचाना पत्थर खोदने से ज्यादा जरूरी है। और अलवर का किस्सा तो इससे भी एक कदम आगे। 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने जंगल को बचाने के लिए अपनी एक छोटी सी संसद ही बना ली। एक तरह से हाँ, जिसमें नियम भी उनके और सजा भी उनकी। और ये काम करता है? बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये नियम किसी सरकारी कागज पर नहीं, बल्कि लोगों के आपसी विश्वास और परंपरा पर चलते हैं। ये दिखाता है कि जब संरक्षण एक सामाजिक आंदोलन बन जाता है तो उसे बाहरी कानूनों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ही अपने जंगल के सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। सही कहा। और इसी कड़ी में चिपको आंदोलन का जिक्र आता है। हम सबने इसके बारे में सुना है, लेकिन ये सिर्फ पेड़ों से चिपकने से कहीं ज्यादा था, है ना? ये सिर्फ पेड़ों से चिपकना नहीं था, ये एक दर्शन था। हिमालय की उन महिलाओं के लिए वो जंगल उनका मायका था, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पानी, चारा और जलाने की लकड़ी देता था।
उसे कटते हुए देखना अपने परिवार के किसी सदस्य को खोने जैसा था। ये लड़ाई बहुत भावनात्मक थी और उन्होंने सिर्फ कटाई नहीं रोकी, बल्कि ये भी दिखाया कि स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाकर कैसे जंगल को फिर से जिंदा किया जा सकता है। और टिहरी का बीज बचाओ आंदोलन भी कुछ ऐसा ही था। हाँ बिल्कुल, उसने साबित किया कि रासायनिक खादों के बिना हमारी पारंपरिक किस्मों से भी भरपूर फसल उगाई जा सकती है। इन आंदोलनों के अलावा भारत में प्रकृति की पूजा की भी एक बहुत गहरी परंपरा है। इन स्रोतों में पवित्र उपवन यानी सेक्रेड ग्रोव्स का जिक्र है। ये क्या अवधारणा है? ये संरक्षण का एक आध्यात्मिक रूप है। भारत के कई हिस्सों में, खासकर आदिवासी इलाकों में, जंगल के कुछ हिस्सों को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। अच्छा, देवताओं के जंगल। हाँ, इन पवित्र उपवनों में किसी भी तरह की मानवीय छेड़छाड़ वर्जित होती है। वहां से एक पत्ता तोड़ना भी पाप माना जाता है। जैसे छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती हैं। और बिश्नोई समाज का तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, राजस्थान के बिश्नोई समाज के लिए तो काले हिरण और मोर उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं। ये विश्वास किसी भी कानून से ज्यादा मजबूत होता है। तो एक तरफ सरकार के कानून है और दूसरी तरफ लोगों का विश्वास। क्या इन दोनों को जोड़ने का कोई तरीका है? हाँ, और उसे संयुक्त वन प्रबंधन यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM कहते हैं। अच्छा, JFM। ये सरकार और स्थानीय लोगों के बीच साझेदारी का एक मॉडल है। इसकी औपचारिक शुरुआत 1988 में उड़ीसा से हुई। इसमें होता यह है कि वन विभाग और स्थानीय गांव मिलकर एक समिति बनाते हैं। गांव वाले खराब हो चुके जंगल की रक्षा करते हैं, उसे फिर से हरा भरा करते हैं। और बदले में उन्हें क्या मिलता है? बदले में उन्हें उस जंगल से मिलने वाले गैर लकड़ी उत्पादों जैसे फल, फूल, शहद, इन पर अधिकार मिलता है। और जब जंगल तैयार हो जाता है तो लकड़ी की कटाई में भी उनकी हिस्सेदारी होती है। मतलब एक विन विन सिचुएशन। हाँ, एक जीत जीत की स्थिति। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये मॉडल हर जगह सफल रहा है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि समुदायों और वन विभाग के बीच पैसों या अधिकारों को लेकर टकराव हो? टकराव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ये मॉडल हर जगह एक जैसा सफल नहीं रहा है। कई जगहों पर असली अधिकार अब भी वन विभाग के पास ही रहते हैं और स्थानीय समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी ये उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जहां संरक्षण को केवल सरकारी काम न मानकर एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि जंगलों का विनाश सबसे ज्यादा गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है, और इसका समाधान सिर्फ ऊपर से कानून बनाने में नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदायों को अधिकार और जिम्मेदारी दोनों देने में है। ठीक यही बात। विकास तभी असली और टिकाऊ हो सकता है जब वो लोगों पर केंद्रित हो और पर्यावरण के अनुकूल हो। जैसा कि इन स्रोतों का एक मुख्य बिंदु कहता है, सतत विकास के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है। हमने जैव विविधता के मतलब से लेकर प्रोजेक्ट टाइगर जैसे विशाल सरकारी प्रयासों और चिपको आंदोलन जैसे जमीनी सामुदायिक आंदोलनों तक की यात्रा की। और ये साफ है कि जंगलों और वन्य जीवों का संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी, उनका ज्ञान और उनका दिल शामिल नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी। और अंत में मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। हमारे स्रोत गौतम बुद्ध के एक बहुत खूबसूरत उद्धरण के साथ समाप्त होते हैं। पेड़ असीम दया और उदारता का एक अजीब जीव है। यह उन कुल्हाड़ी चलाने वालों को भी छाया देता है जो इसे नष्ट करते हैं। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या हम आज की इस दुनिया में प्रकृति की इस बिना शर्त उदारता पर ही निर्भर रह सकते हैं, या अब हमारी बारी है कि हम कुल्हाड़ी चलाने वाले नहीं बल्कि उसके रक्षक बने?